नमस्कार दोस्तों आज हम एक ऐसे युग में जी रहे हैं जहाँ पे ग्लोबल वार्मिंग आप देखेंगे, फिर समुद्र के जल स्तर में वृद्धि, मृदा निम्नीकरण, हीट वेव, बाढ़, सूखा, ये सारी जो चीज़ें हैं बहुत नॉर्मल हो चुके हैं। हम जलवायु परिवर्तन के एक ऐसे दौर से गुजर रहे हैं जहाँ पे केवल हम उत्सर्जन घटा के या केवल अनुकूलन के उपायों को अपना के जलवायु परिवर्तन की समस्या से निजात नहीं पा सकते। आज हम एक ऐसे युग में जी रहे हैं जहाँ पृथ्वी के पर्यावरण को अच्छे तरीके से अनुकूलित करने के लिए मानवीय हस्तक्षेप की ज़रूरत पड़ चुकी है। दरअसल जब आज से हमने 4 शताब्दी पहले औद्योगिकरण की शुरुआत की थी, तो हमने ये कतई नहीं सोचा था कि हम विकास की अंधी रेस में इस तरीके से शामिल हो जाएंगे कि हम अपने पर्यावरण को बिल्कुल पूरी तरह से नज़रअंदाज कर देंगे और मानवीय हस्तक्षेप के माध्यम से पर्यावरण को अनुकूलित करने की ज़रूरत पड़ेगी और मानव अस्तित्व पे ही खतरा उत्पन्न हो जाएगा। दोस्तों आप देखेंगे आज जलवायु परिवर्तन कोई क्षेत्रीय नहीं, कोई राष्ट्रीय नहीं, बल्कि एक वैश्विक समस्या बन चुका है। अलग अलग संगठन इस मुद्दे पे साथ में आ रहे हैं, अलग अलग देश अपने हिसाब से नई नई रणनीति बना रहे हैं। आप देखेंगे कि पूरे विश्व में ग्रीन हाउस गैसों में वृद्धि देखने को मिल रही है और इसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। और जब ग्लोबल वार्मिंग होती है तो आप देखेंगे कि ग्लेशियर्स पिघलते हैं और ग्लेशियर के पिघलने से समुद्र के जलस्तर में वृद्धि होती है। समुद्र के जल स्तर में वृद्धि जब होती है दोस्तों, तो जो तटीय देश हैं, जो आइलैंड कंट्रीज़ हैं, वो सारे जलमग्न होने की स्थिति में आ पहुँचे हैं। तो ये सारी समस्याएं इतनी ज़्यादा गंभीर हो गई है कि हम अब केवल उत्सर्जन घटा के इन सब से निजात नहीं पा सकते। हम केवल अनुकूलन की रणनीति बना के इन सब से निजात नहीं पा सकते और ज़रूरत पड़ती है ऐसी स्थिति में ही मानवीय हस्तक्षेप की, जिसे हम जियो इंजीनियरिंग कहते हैं। तो आज के सेशन में हम इसी जियो इंजीनियरिंग को समझने की कोशिश करेंगे और ये देखेंगे कि ये जियो इंजीनियरिंग किस तरीके से हमारे लिए काम करेगा, इसके क्या लाभ हैं, इसकी क्या हानियां हैं। तो आई एम योर दोस्त राहुल शर्मा एंड आई वेलकम यू ऑल टू राहुल शर्मा एजुकेशन। तो सबसे पहले दोस्तों हम समझते हैं कि आखिरकार जियो इंजीनियरिंग है क्या। समझते हैं जियो इंजीनियरिंग क्या है। तो दोस्तों जब हमारे पृथ्वी की जलवायु प्रणाली में जो परिवर्तन हुए हैं, हम उनको केवल पृथ्वी के अनुकूलन के माध्यम से उसको नियंत्रित ना कर पाएँ और मानवीय हस्तक्षेप के माध्यम से, चाहे उसमें वैज्ञानिक जो भी उपाय हों वो शामिल हो, तकनीकी उपाय शामिल हो, तो उसके माध्यम से जब हम पृथ्वी की जलवायु प्रणाली में परिवर्तन करते हैं और वैश्विक तापमान को नियंत्रित करके जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभावों को कम करने का प्रयास करते हैं, तो इसी को हम जियो इंजीनियरिंग का नाम देते हैं। जियो इंजीनियरिंग दरअसल दो वर्ड से मिलकर बना है, जियो और इंजीनियरिंग। जियो का मतलब होता है अर्थ, तो अर्थ के जो वातावरण है, अर्थ का जो पर्यावरण है, उसके में हम जो भी इंजीनियरिंग करेंगे उसको जियो इंजीनियरिंग का नाम दिया जाता है। तो इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ जो आपको समझनी है वो है मानवीय हस्तक्षेप। तो मानवीय हस्तक्षेप के माध्यम से हम पृथ्वी की जलवायु प्रणाली में परिवर्तन करते हैं। लेकिन दोस्तों हमारे सामने सवाल ये उठना चाहिए कि आखिरकार हमने अपने इतिहास में ऐसी कौन सी गलतियां की है जिसकी वजह से आज पृथ्वी की जलवायु प्रणाली को नियंत्रित करने के लिए मानवीय हस्तक्षेप की ज़रूरत पड़ रही है, आज हमें जियो इंजीनियरिंग की ज़रूरत पड़ रही है। तो कई ऐसे कारण हैं, एक एक कारण को हम अलग अलग तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला चीज़ या सबसे पहला कारण जो जियो इंजीनियरिंग की आवश्यकता को पुष्ट करता है वो है जलवायु परिवर्तन की तीव्रता। दरअसल दोस्तों औद्योगिक क्रांति के बाद से हमारे वैश्विक तापमान में लगभग 1.2 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हो चुकी है। अब ये नंबर बहुत छोटा है, लेकिन इसका इम्पैक्ट जब आप देखेंगे, इसका प्रभाव जब आप देखेंगे, तो इसका प्रभाव बहुत ज़्यादा होता है। किसी भी पारितंत्र में जो जीव होते हैं या किसी भी पारितंत्र में जो किसी भी प्रकार के फाइटोप्लैंक्टन या जूप्लैंक्टन होते हैं, तो उसमें आप देखेंगे वो तापमान के प्रति बहुत ज़्यादा संवेदनशील होते हैं। अब ये 1.2 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि तो अभी हो चुकी है और अभी जो शताब्दी चल रही है, यानी हम 21वीं शताब्दी जो जी रहे हैं, तो उस शताब्दी में अगर हमने ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन इसी तरीके से हम करते रहे, तो हम देखेंगे कि इस 21वीं शताब्दी के अंत तक जो वैश्विक तापमान है वो 2.7 डिग्री सेल्सियस या उससे भी ज़्यादा बढ़ सकता है। और ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा इंटरनेशनल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज उसकी रिपोर्ट कहती है। तो दोस्तों इस तरीके से आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब विश्व का तापमान 2.7 डिग्री सेल्सियस बढ़ेगा, तो उससे हिमनद पिघलेंगे, उससे समुद्र के जल स्तर में वृद्धि होगी, उससे हीट वेव आएंगे, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हीट वेव आएंगे, उससे चक्रवात की तीव्रता में वृद्धि होगी, चक्रवात की आवृत्ति में वृद्धि होगी, मानसून जो है वो अस्थिर हो जाएगा। और मानसून भारत जैसे देश के लिए कितना
महत्वपूर्ण है। इस बात का अंदाज़ा आप इसी से लगा सकते हैं कि हमारी कृषि जो है वो मुख्यतः मानसून पर ही निर्भर है, और जब मानसून में कोई भी अस्थिरता आएगी तो हमारी कृषि प्रणाली में अस्थिरता आएगी। इससे हमारे देश में खाद्य संकट उत्पन्न हो सकता है। इस खाद्य संकट का प्रभाव ये देखने को मिलेगा कि एक तरफ आपको सामाजिक स्तर पे संघर्ष देखने को मिलेगा, दूसरी तरफ इस खाद्य संकट से निपटने के लिए हम जब आयात करेंगे तो हमारे विदेशी मुद्रा भंडार पे इस आयात का बहुत नकारात्मक असर पड़ेगा। तो एक चीज़ किस तरीके से दूसरे चीज़ को इम्पैक्ट करेगी, आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि केवल पर्यावरण में ये जो होने वाले बदलाव हैं ये हमारी अर्थव्यवस्था को और हमारे समाज को बहुत ज़्यादा बुरे स्तर तक प्रभावित कर सकते हैं। तो ये पहला कारण था जो जियो इंजीनियरिंग की आवश्यकता के बारे में हमारा ध्यान खींचता है। दूसरा कारण जो जियो इंजीनियरिंग के औचित्य को सिद्ध करता है वो है परंपरागत उपायों की सीमाएं। क्योंकि आप देखिए हमने अभी तक कई सारे कदम उठाए हैं, हम नवीकरणीय ऊर्जा पर शिफ्ट कर रहे हैं, हम ऊर्जा दक्षता की तरफ बढ़ रहे हैं, हम ग्रीन तकनीकें ला रहे हैं ताकि हम उत्सर्जन कम कर सकें। लेकिन इन सारे उपायों की गति अगर आप देखेंगे तो वैश्विक स्तर पर बहुत ज़्यादा धीमी है। हमने बहुत सारे अडेप्टेशन के तरीके अपनाए हैं, हमने तटबंध बनाए ताकि जो भी तटीय देश हैं या तटीय क्षेत्र हैं उनमें जो जल से कटाव होते हैं वो कटाव ना हो पाए। हमने अलग अलग सिंचाई प्रणाली बनाई है, हमने आपदा प्रबंधन जैसे भी उपाय बनाए हैं। लेकिन ये सारे जो उपाय हैं ये आप देखेंगे स्थानीय स्तर पर तो सहायक हैं, लेकिन वैश्विक तापमान को रोकने में ये सक्षम नहीं है। तो जब हम मिटिगेशन के माध्यम से, जब हम अडेप्टेशन के माध्यम से जलवायु परिवर्तन से नहीं लड़ पा रहे हैं तो ऐसे में हमें एक अतिरिक्त विकल्प की ज़रूरत पड़ती है, और यही विकल्प है जियो इंजीनियरिंग। तो इस तरीके से हमारे परंपरागत उपायों की सीमाओं ने हमें जियो इंजीनियरिंग की तरफ बढ़ने को अग्रसर किया है। तो दूसरा कारण यह है जो हमें जियो इंजीनियरिंग की तरफ बढ़ने को मजबूर करता है। तीसरा कारण आप देखेंगे ग्रीन हाउस गैसों का जमाव। दरअसल आप देखें दोस्तों, कार्बन डाइऑक्साइड एक ग्रीन हाउस गैस है। ग्रीन हाउस गैस मतलब ऐसी गैसेस जो हमारे वातावरण में गर्मी को अवशोषित करके पृथ्वी के तापमान को नियंत्रित करती हैं, पृथ्वी के वायुमंडल में तापमान को बनाए रखती हैं। तो ग्रीन हाउस गैस का जो जीवन चक्र है, माफ़ कीजिएगा, जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसका जो जीवन चक्र है वो काफ़ी लंबा है। यानी अगर एक बार कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उत्सर्जन हो जाता है तो वो हमारे एटमॉस्फेयर में सैकड़ों वर्षों तक बनी रहती है। तो अब हम केवल उत्सर्जन घटा के CO2 का प्रभाव तुरंत समाप्त नहीं कर सकते। अगर वातावरण से CO2 का प्रभाव तुरंत खत्म करना है तो हमें वातावरण से सीधे CO2 को हटाना पड़ेगा। हम उत्सर्जन कम करके तो ऐसा नहीं कर सकते। तो इसलिए हमको ऐसी तकनीक चाहिए जिसके माध्यम से हम वातावरण से सीधे CO2 को हटा सकें, हम सूर्य की ऊर्जा को परावर्तित कर सकें। और ऐसी तकनीकें हमें आप देखेंगे जियो इंजीनियरिंग में मिलती हैं, जिसे हम एक तो डायरेक्ट एयर कैप्चर कहते हैं और दूसरे को हम सोलर रेडिएशन मैनेजमेंट कहते हैं, जिसके बारे में मैं अभी आपसे बहुत डिटेल में डिस्कस करूंगा। तो ये तीसरा कारण था जो जियो इंजीनियरिंग की आवश्यकता पर बल देता है। चौथा कारण जो हमें ये बताता है कि हमें जियो इंजीनियरिंग की वर्तमान में ज़रूरत है वो है वैश्विक जलवायु आपदाओं की बढ़ती आवृत्ति। दोस्तों, आप अक्सर न्यूज़पेपर में या न्यूज़ चैनल्स पे ज़रूर सुनते होंगे कि अलग अलग क्षेत्रों में हीट वेव्स आते हैं, अलग अलग क्षेत्रों में बाढ़ और सूखा जैसी आपदाएं आती हैं, और इन आपदाओं की तीव्रता में काफ़ी ज़्यादा वृद्धि हुई है, इनकी आवृत्ति में काफ़ी ज़्यादा वृद्धि हुई है, और ये लगातार आप देखेंगे इनकी संख्या बढ़ती जा रही है। 2023 की ही बात करें तो भारत सहित एशिया के कई हिस्सों में आप देखेंगे कि रिकॉर्ड हीट वेव देखी गई। तो ऐसी स्थिति में हम एक आपातकालीन रणनीति के तौर पर जियो इंजीनियरिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसलिए हम ये ज़रूर कह सकते हैं कि वर्तमान में जो परिस्थितियाँ जिस तरीके से बदल रही हैं, इन बदलती हुई परिस्थितियों में हमें जियो इंजीनियरिंग की ज़रूरत तो पड़ती है। पांचवा कारण जो कि जियो इंजीनियरिंग के औचित्य को सिद्ध करता है वो है ये कि हमने बहुत सारे समझौते किए हैं, हमने बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय लक्ष्य निर्धारित किए हैं, लेकिन क्या हम इस लक्ष्य को प्राप्त कर पाए हैं? आप देखेंगे पेरिस समझौते में 2014 में सभी देशों ने मिलकर तापमान वृद्धि को औद्योगिक स्तर से 2.2 डिग्री सेल्सियस नीचे रखने की बात की थी, और इन्होंने तो 1.6 डिग्री सेल्सियस तक सीमित रखने का वादा भी किया था। लेकिन हमने जो भी नीतियां अपनाई हैं इस संदर्भ में, वो नीतियाँ इस लक्ष्य को पूरा करने में असफल साबित हो रही। तो इसलिए जियो इंजीनियरिंग हमारा एक बैकअप प्लान ज़रूर होना चाहिए, और ये बात इस बात को सिद्ध करता है कि जियो इंजीनियरिंग एक अच्छा विकल्प साबित हो सकता है। इसके अलावा एक और चीज़ जो हमारे जियो इंजीनियरिंग के औचित्य को सिद्ध करता है वो ये कि जो विकासशील और गरीब देश हैं वो जलवायु परिवर्तन से सबसे ज़्यादा प्रभावित होते हैं। अब हालांकि आप देखेंगे विकासशील और गरीब देशों का उत्सर्जन में योगदान बहुत कम है,
जो बहुतायत में आप देखेंगे उत्सर्जन करने की जिम्मेदारी है वो विकसित देशों पे आती है, क्योंकि उन्होंने औद्योगिकरण को इस स्तर तक अपने देश में लागू किया कि उन्होंने ना पर्यावरण की परवाह की, ना विकासशील देशों की परवाह की, ना गरीब देशों की परवाह की। उन्होंने पर्यावरण को इस हद तक नुकसान पहुंचाया है कि आज हम जियो इंजीनियरिंग को अपनाने तक के उस पर पहुंच चुके हैं। तो दोस्तों, जियो इंजीनियरिंग ऐसे में जो जियो इंजीनियरिंग में तकनीकें हैं, जैसे आप देखेंगे कार्बन डाइऑक्साइड रिमूवल है, तो इन सारे तकनीकों को अपना के जो भी जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभाव हैं उनसे हम इन गरीब देशों को, इन विकासशील देशों को बचा सकते हैं। तो ये कुछ कारण थे जो जियो इंजीनियरिंग के औचित्य को सिद्ध करने का प्रयास करते हैं और हमें इस बात की ओर इशारा करते हैं कि अगर हमने जियो इंजीनियरिंग को सही तरीके से अपनाया तो हो सकता है हम भविष्य में अपने जलवायु परिवर्तन से जो भी समस्याएं उत्पन्न हो रही है उससे लड़ पाएँ। अब दोस्तों, अब हम समझने की कोशिश करेंगे कि जियो इंजीनियरिंग के प्रमुख प्रकार कौन कौन से। हमने ये समझा कि जियो इंजीनियरिंग क्या है, हमने ये समझा कि जियो इंजीनियरिंग की ज़रूरत क्यों है। अब हम समझने की कोशिश करेंगे कि जियो इंजीनियरिंग के अलग अलग प्रकार कौन कौन से हैं। इसमें सबसे पहला है सौर विकिरण प्रबंधन या सोलर रेडिएशन मैनेजमेंट, इसको शॉर्ट में SRM भी कहते हैं। अब इसको समझने के लिए सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि जो सोलर हमारा जो हीट बजट है अर्थ का, उसको समझना पड़ेगा। तो हीट बजट समझने के लिए सबसे पहले आप समझिए कि अगर सूरज से 100% किरणें आती हैं तो उसमें से 47% हमारे ओशन और लैंड के द्वारा अब्जॉर्ब हो जाती हैं, 23% हमारे एटमॉस्फेयर में एयर, वाटर, ओजोन, क्लाउड, डस्ट, इन सब के द्वारा अब्जॉर्ब हो जाती है। इसके अलावा जो 30% है ये आप देखेंगे अंतरिक्ष में वापस स्कैटर्ड होकर चली जाती हैं। तो जो सोलर रेडिएशन मैनेजमेंट टेक्निक है, इस टेक्निक में इसी स्कैटर्ड होने वाले जो सनलाइट का अमाउंट है इसको थोड़ा बढ़ा दिया जाएगा, यानी अब 30% के बदले 35% या इससे ज़्यादा का जो अमाउंट सनलाइट का है उसको हम अंतरिक्ष में वापस भेजेंगे। अब ये कैसे करेंगे, तो इसको करने के कई सारी तकनीकें हैं। सबसे पहले अगर हम सोलर रेडिएशन मैनेजमेंट के उद्देश्य की बात करें तो इसके उद्देश्य ये है कि सूर्य से जो भी आने वाली ऊर्जा है उसका कुछ हिस्सा हम वापस अंतरिक्ष में परावर्तित कर दें, और इसके लिए कई सारी तकनीकें हैं। जैसे आप समताप मंडल में यानी स्ट्रेटोस्फेयर में सल्फर डाइऑक्साइड या फिर एरोसोल्स का छिड़काव कर सकते हैं। आप इस तस्वीर से समझने की कोशिश कीजिए, ये सल्फर डाइऑक्साइड और एरोसोल्स का कुछ कण हैं। अब ये क्या करेंगे, जो सनलाइट इन पे आएगी ये इनको वापस अंतरिक्ष में परावर्तित कर देंगे। इससे होगा ये कि हमारे वातावरण में जो पहले जितनी गर्मी रहनी थी अब उससे कम गर्मी रहेगी, क्योंकि सनलाइट की कुछ मात्रा अंतरिक्ष में परावर्तित हो चुकी है। ठीक है, तो पहली तकनीक तो ये है। दूसरी तकनीक जो आप देखेंगे, दूसरी तकनीक है अंतरिक्ष में विशाल दर्पण लगाना यानी आईना लगाना। अब आपको पता है कि आईना जो है वो प्रकाश को परावर्तित करता है। अब अगर सनलाइट इस आईने पे पड़ेगा तो ये सनलाइट वापस आईने के माध्यम से परावर्तित होकर अंतरिक्ष में चला जाएगा, तो हमारे वातावरण में सनलाइट की कम मात्रा आएगी और इसकी वजह से हमारा वातावरण जो पहले बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा था, जो जिसको हम ग्लोबल वार्मिंग भी कहते हैं, तो उसमें थोड़ी सी कमी देखने को मिलेगी। ठीक है, तीसरी जो तकनीक है वो ये है कि हम बादलों की परावर्तनीयता बढ़ा सकते हैं, यानी क्लाउड जो है वो जिस तरीके से सनलाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं, उनको परावर्तित करते हैं, उनकी उसकी इस क्षमता को हम बढ़ा सकते हैं। तो पहले क्लाउड मान लीजिए कि 5% सनलाइट को स्पेस में स्कैटर्ड करता था, इसका प्रकीर्णन करता था। अब यही 5% की मात्रा जो है हम 7% बढ़ा सकते हैं बादलों के बारे में। तो हम बादलों की रिफ्लेक्टिविटी बढ़ा के भी हम जो है सोलर रेडिएशन मैनेजमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा आप देखेंगे आर्कटिक की बर्फ़ पर अगर हम कोई परावर्तक पदार्थ डाल दें तो उसके माध्यम से भी हम सोलर रेडिएशन मैनेजमेंट कर सकते हैं। दरअसल देखिए, आर्कटिक जो है वो हमारे उत्तरी गोलार्ध में पड़ता है। ठीक है, जो भी बड़े बड़े देश हैं या जो भी विकासकारी गतिविधियां हैं, जो औद्योगिकरण है, वो आपको उत्तरी गोलार्ध में ही देखने को मिलेगा। तो जो प्रदूषक हैं वो मुख्यतः उत्तरी गोलार्ध में ही पाए जाते हैं और यही प्रदूषक आर्कटिक पे जाके, क्योंकि आप देखेंगे हमारा जो पूरी पृथ्वी पे जो हवाओं का एक जाल चलता है ना, आप देखेंगे जो सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर से इक्वेटोरियल लो की तरफ एक हवा चलती है, फिर आप देखेंगे वेस्टर्लीज चलती है। तो जो पूरे पृथ्वी के ऊपर जो हवाओं का जाल है वो एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में प्रदूषकों को लेके जाती है। तो उत्तरी गोलार्ध में चूँकि ज़्यादातर विकासात्मक गतिविधियाँ होती है, ज़्यादातर औद्योगिक जो भी इकाइयाँ हैं वो स्थापित हैं, तो उसकी वजह से आर्कटिक की बर्फ़ पे बहुत ज़्यादा प्रदूषक जाके जमा हो जाते हैं और उस प्रदूषक की वजह से जो वो उसमें कार्बन होता है तो वो क्या करते हैं कि सनलाइट को ज़्यादा अवशोषित करने लग जाते हैं और आर्कटिक की बर्फ़ जो है वो पिघलने लग जाती है। और बर्फ़ के पिघलने से मैंने आपको बताया कि समुद्र के जल स्तर में काफ़ी वृद्धि होती है।
तो अगर हम आर्कटिक की बर्फ़ पर कुछ परावर्तक पदार्थ डाल दें, अब देखिए बर्फ़ एक ऐसा पदार्थ है जिसका एल्बिडो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है। इस एल्बिडो को आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि किसी भी पदार्थ पर सनलाइट की जो मात्रा आती है वो उसकी कितनी मात्रा को वापस परावर्तित कर देता है, इसी को हम एल्बिडो कहते हैं। तो बर्फ़ का जो एल्बिडो है वो लगभग 80% के आसपास आप मान सकते हैं। यानी अगर 100 यूनिट जो है सनलाइट अगर बर्फ़ के ऊपर आता है तो उसमें से 80 यूनिट को ये परावर्तित कर देता है। लेकिन जब इस बर्फ़ के ऊपर प्रदूषक इकट्ठा हो जाएंगे तो ये प्रदूषक क्या करेंगे, इस 80% को कम करके 75% कर देंगे और 5% ज़्यादा गर्मी बर्फ़ को मिलेगी तो पिघलने लगती है। इसलिए अगर हम आर्कटिक की बर्फ़ पे कुछ परावर्तक पदार्थ डाल दें जो इस बर्फ़ के एल्बिडो को 80% से और ज़्यादा बढ़ा के 90% कर दे, तो अब केवल 10% जो एनर्जी है सन की, 10% जो सन की गर्मी है वो इस आर्कटिक की बर्फ़ को मिलेगी और ये बर्फ़ पिघलने से रुक जाएंगे। तो ये कई सारी तकनीकें हैं जिसके माध्यम से हम सौर विकिरण का प्रबंधन करते हैं। हमारे वातावरण में जो सूरज की किरणें आती हैं उसके एक बड़े भाग को हम अंतरिक्ष में परावर्तित करने की कोशिश करते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये जो सोलर रेडिएशन मैनेजमेंट है ये आपको समझ में आया होगा। एक और टेक्निक है दूसरा जियो इंजीनियरिंग में, जिसे हम कार्बन डाइऑक्साइड रिडक्शन या कार्बन डाइऑक्साइड रिमूवल के नाम से जानते हैं। इसका उद्देश्य यह है कि वातावरण से जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको निकालकर पृथ्वी पर किसी दूसरी जगह पर सुरक्षित रूप से संग्रहित करना। अब आप यहाँ पे इस तस्वीर में इस मशीन को देखिए। ये जो मशीन है ये डायरेक्ट एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड को कैप्चर करता है और उसको स्टोर करने का काम करता है। इसे हम डायरेक्ट एयर कैप्चर कहते हैं। ठीक है, तो ये जो मैंने आपको बताया कि कार्बन डाइऑक्साइड रिमूवल टेक्निक है, इसमें इसी डायरेक्ट एयर कैप्चर टेक्निक के माध्यम से एटमॉस्फेयर से डायरेक्ट कार्बन डाइऑक्साइड को कैप्चर किया जाता है और उसे एक अलग स्टोर जगह पे स्टोर कर लिया जाता है। तो इसके कई टेक्निक है। एक तो मैंने आपको डायरेक्ट एयर कैप्चर बताया, दूसरा है कार्बन कैप्चर एवं स्टोरेज। दरअसल आप देखेंगे जो कार्बन स्टोरेज है वो हमारे ओशंस, बहुत ज़्यादा उसमें कार्बन स्टोरेज है। दरअसल हमारे एटमॉस्फेयर का एक बड़ा भाग कार्बन डाइऑक्साइड का हमारे समंदर में स्टोरेज हो जाता है। तो इसको भी हम क्या करते हैं, एनरिच करके कार्बन स्टोरेज बना सकते हैं, कार्बन कैप्चर कर सकते हैं। फिर हम महासागरों में आयरन फर्टिलाइजेशन भी कर सकते हैं। आयरन फर्टिलाइजेशन कहने का मतलब ये है कि जो महासागर के जल हैं उसमें हम थोड़े बहुत आयरन का छिड़काव अगर कर दें तो आयरन का छिड़काव करने से जो पानी में फाइटोप्लैंक्टन होते हैं, जिसे हम मरीन इकोसिस्टम का प्राइमरी प्रोड्यूसर भी कहते हैं, तो ये फाइटोप्लैंक्टन दरअसल प्रकाश संश्लेषण करने के लिए CO2 का इस्तेमाल करते हैं। तो जब हम आयरन फर्टिलाइजेशन करेंगे, यानी जब पानी में आयरन डालेंगे तो फाइटोप्लैंक्टन में बहुत ज़्यादा वृद्धि होती है और इस वृद्धि की वजह से इनका जो कार्बन डाइऑक्साइड लेने का जो अमाउंट है, जो मात्रा है, उस मात्रा में भी वृद्धि होगी। तो हमारे वातावरण में आप देखेंगे जो कार्बन डाइऑक्साइड का सांद्रण है उसमें थोड़ी सी कमी देखने को मिलती है। तो हम आयरन फर्टिलाइजेशन के माध्यम से भी एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड का सांद्रण कम कर सकते हैं। फिर हम एफॉरेस्टेशन और रिफॉरेस्टेशन के माध्यम से नए नए पेड़ लगा सकते हैं। तो इसके माध्यम से क्या होगा कि जब ये नए नए पेड़ प्रकाश संश्लेषण करेंगे तो उसके लिए कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल करेंगे और जब ये कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल करेंगे तो इसकी मात्रा में जाहिर सी बात है कमी आएगी। तो ये दो प्रमुख विधियां थी जियो इंजीनियरिंग की, जिसके माध्यम से हमारे पृथ्वी के वातावरण को अनुकूलित करने का प्रयास किया जाता है। अब देखेंगे आप कि जो सोलर रेडिएशन मैनेजमेंट है और जो कार्बन को रिमूव करने का प्रोसेस है, इन दोनों प्रमुख तकनीकों के अलावा और भी कई सारी विधियां हैं जिसके माध्यम से हम जियो इंजीनियरिंग का इस्तेमाल करते हैं। जैसे मौसम में संशोधन किया जाता है। अब अपने दिल्ली में ज़रूर सुना होगा कि दिल्ली में हमने आर्टिफिशियल रेन का इस्तेमाल करके क्या किया, प्रदूषण को कम करने की कोशिश की। तो ये हमने मौसम में संशोधन किया। इसके अलावा जो आर्कटिक या हिमनद क्षेत्रों की बर्फ़ है उनको पिघलने से रोकने के लिए हम कृत्रिम उपाय भी करते हैं। तो ये और भी थोड़ी बहुत विधियां हैं जिसके माध्यम से हम जियो इंजीनियरिंग तकनीक का इस्तेमाल करते हैं। तो ये दोस्तों हमने बात की कि जियो इंजीनियरिंग के प्रकार कैसे हैं, प्रकार कौन कौन से हैं। अब इस तकनीक के क्या क्या लाभ हैं, इस पे बात करना बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि आज अगर हम इस टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि इसके कुछ ना कुछ लाभ ज़रूर होंगे। सबसे पहला लाभ आप देखेंगे कि जो जियो इंजीनियरिंग है उससे वैश्विक तापमान वृद्धि को तुरंत नियंत्रित करने में सहायता मिलती है। जो तटीय क्षेत्रों में समुद्र स्तर में वृद्धि हो रही है और जो बाढ़ का खतरा उत्पन्न हो रहा है, जिसकी वजह से जो तटीय देश हैं या जो आइलैंड कंट्रीज और द्वीपीय देश हैं, इन द्वीपीय देशों के अस्तित्व पर खतरा उत्पन्न हो जा रहा है। अब इन द्वीपीय देशों के लोग क्या करेंगे, कहीं ना कहीं प्रवास करेंगे। तो इस प्रवास की समस्या का जो वैश्वीकरण हमें देखने को मिल सकता है, क्योंकि अगर तटीय देश के लोग
किसी दूसरे देश में जाएंगे तो वहाँ की सरकार हो सकता है उन देश के लोगों को वहाँ पे अलाउ ना करे। आपने मेक्सिको और अमेरिका के बीच में जो प्रवास की समस्या है, इसको ज़रूर देखा होगा किस तरीके से अब ये एक बहुत बड़ा संघर्ष का रूप लेती जा रही है। भारत में भी आपने देखा होगा जो रोहिंग्याज़ हैं, जो कि बांग्लादेश से आते हैं, फिर उसके बाद आपने मधेशी से देखा होगा, माफ़ कीजिएगा, रोहिंग्या जो म्यांमार से आते हैं, मधेशी लोग बांग्लादेश से आते हैं। इसके अलावा और भी कई सारे जो हैं वो हमारे देश में भी प्रवास की समस्या है। तो जब दुनिया ऑलरेडी इतने सारे प्रवास की समस्याओं से जूझ रही है, वैसे में अगर तटीय देश के लोगों के द्वारा प्रवासन की समस्या और ज़्यादा बढ़ती है तो एक नया वैश्विक संघर्ष जन्म ले सकता है। फिर आप देखेंगे जियो इंजीनियरिंग के माध्यम से जलवायु आपदाओं जैसे कि चक्रवात हो गया, हीट वेव हो गया, इनकी तीव्रता को भी घटाया जा सकता है। इसके अलावा ग्रीन हाउस अगर गैसों को हम हटा दें तो हमें एक दीर्घकालिक जलवायु स्थिरता मिल सकती है। तो इस तरीके से इन चारों पॉइंट्स के माध्यम से आप ये समझ सकते हैं कि जो एक वैश्विक संघर्ष के रूप में जिस समस्या को हम जन्म देने से रोक सकते हैं, और उस तकनीक का नाम है जियो इंजीनियरिंग, जिस तकनीक के माध्यम से हम ऐसा कर सकते हैं। अब ये कोई बहुत अच्छा तकनीक है तो इसका ये मतलब नहीं है कि इसके कोई भी चुनौतियां नहीं होंगी, इसकी आलोचना ही नहीं होंगी। दरअसल जो हमारा वैज्ञानिक समाज है उसमें कई सारी ऐसी बातें हैं, उन्होंने कई सारी ऐसी बातें कही हैं जिसके माध्यम से इस तकनीक की काफ़ी आलोचना होती है। जैसे ये जो तकनीक है इसमें जैसे हमने सोलर इरक्शन, सोलर रेडिएशन मैनेजमेंट की बात करी, या फिर जो कार्बन डाइऑक्साइड रिमूवल है इसकी बात करी, इन सारी तकनीकों के प्रभाव क्या क्या हैं ये अभी पूरी तरीके से ज्ञात नहीं है। तो चूंकि वैज्ञानिक समाज में इन सारी तकनीकों के बारे में एक अनिश्चितता की स्थिति है, इसलिए इस तकनीक की आलोचना की जाती है। तो पहली चुनौती तो ये रही। दूसरी चीज़ आप देखेंगे इन सारी तकनीकों के साथ एक पर्यावरण जोखिम भी है, क्योंकि अगर हम सोलर रेडिएशन मैनेजमेंट करते हैं तो इससे हमारे पृथ्वी के वर्षा चक्र और मानसून पे क्या प्रभाव हो सकता है अभी तक हम पूरी तरीके से नहीं जान पाए। तो अगर वर्षा चक्र में कुछ गड़बड़ी आती है, अगर मानसून में कुछ गड़बड़ी आती है तो इससे बहुत ही ज़्यादा व्यापक दुष्प्रभाव देखने को मिल सकता है। साथ ही साथ अगर हम महासागर उर्वरीकरण करते हैं तो इससे समुद्र पारिस्थितिकी भी बिगड़ सकती है। जैसे अभी मैंने आपको बताया था कि महासागरों में अगर हम आयरन फर्टिलाइजेशन करते हैं तो इस आयरन फर्टिलाइजेशन का असर जो है महासागर पारितंत्र पे क्या पड़ेगा हम नहीं जान पाए हैं। हो सकता है पूरी तरीके से महासागर पारितंत्र ही समाप्त हो जाए। तो एक पर्यावरणीय जोखिम तो जियो इंजीनियरिंग के साथ जुड़ा ही हुआ है। जियो इंजीनियरिंग के साथ कुछ और भी प्रश्न जुड़े हुए हैं, जैसे कौन सा देश या कौन सा संगठन वैश्विक स्तर पर जलवायु को नियंत्रित करेगा। इस सवाल का जवाब किसी के भी पास नहीं है, क्योंकि जियो इंजीनियरिंग में मानवीय हस्तक्षेप के माध्यम से पृथ्वी की जलवायु को नियंत्रित किया जाता है। तो पूरे विश्व में इतने सारे देश हैं, पूरे विश्व में इतने सारे संगठन हैं, तो इन सारे संगठनों में से कौन सा संगठन या कौन सा देश वैश्विक स्तर पर जलवायु को नियंत्रित करेगा, इस बात का निर्धारण कौन करेगा। तो जाहिर सी बात है कि जियो इंजीनियरिंग से एक राजनीतिक प्रश्न भी है। साथ ही साथ आप देखेंगे कि जलवायु परिवर्तन का सबसे ज़्यादा दंश गरीब देशों को झेलना पड़ता है, विकासशील देशों को झेलना पड़ता है। तो क्लाइमेट जस्टिस का जो कॉन्सेप्ट है, तो इन सारे गरीब देशों को उस हिसाब से मुआवजा मिलना चाहिए, उस हिसाब से इनको तकनीकी का हस्तांतरण करना चाहिए जिस हिसाब से इनको नुकसान हो रहा है। तो क्लाइमेट जस्टिस जैसे नैतिक प्रश्न भी जियो इंजीनियरिंग के साथ जुड़े हुए हैं। इसके साथ साथ आप दोस्तों देखेंगे कि जियो इंजीनियरिंग की जो अवधारणा है उसमें एक मॉरल हैज़ार्ड की भी समस्या है। जैसे अभी वर्तमान में कई सारे देश अपने अपने देशों में उत्सर्जन घटाने की कोशिश कर रहे हैं। उत्सर्जन घटाने की प्रतिबद्धता को लेकर उन्होंने बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय समझौतों पर हस्ताक्षर भी किए हैं। भारत को ही देख लीजिए, भारत ने 2070 तक नेट ज़ीरो कार्बन की अवधारणा पर, नेट ज़ीरो अचीव करने का टारगेट रखा है। ठीक है, तो बहुत सारे देशों ने ही ऐसे ऐसे अपने टारगेट्स अचीव किए हैं। लेकिन अगर हम जियो इंजीनियरिंग पे पूरी तरीके से शिफ्ट हो जाते हैं तो अलग अलग देशों की ये जो प्रतिबद्धता है उसमें आपको कमी देखने को मिलेगी। वो फिर इस बात पे जोर देंगे कि हम तो मानवीय हस्तक्षेप के माध्यम से पर्यावरण को अनुकूलित कर ही लेंगे, तो हमें उत्सर्जन घटाने की क्या ज़रूरत है। और इससे हो सकता है ये जो क्लाइमेट चेंज की समस्या है, इस क्लाइमेट चेंज की समस्या में और भी ज़्यादा हमें बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, ये और बद से ज़्यादा बदतर होती चली जाए। ठीक है, तो एक मोरल हैज़ार्ड हमें इस पूरी अवधारणा से जुड़ा हुआ दिखता है। इसके अलावा जो जियो इंजीनियरिंग है ये एक भू राजनीतिक विवाद को भी जन्म दे सकता है। आप इस बात को समझिए कि जियो इंजीनियरिंग की कई सारी तकनीकें हैं। ठीक है, अब इन तकनीकों का जब हम इस्तेमाल करेंगे तो मैंने आपको बताया कि वातावरण की कोई भी सीमा नहीं होती, जो पर्यावरण है या हवा है इन सब की कोई भी सीमा नहीं होती। तो अगर भारत जैसा देश
अगर अपने देश में कोई जियो इंजीनियरिंग की तकनीक का इस्तेमाल करता है और इसका दुष्प्रभाव अगर उसके पड़ोसी देशों तक पहुंच जाता है, तो आप देख सकते हैं कि ये एक क्षेत्रीय संघर्ष को जन्म दे सकता है। और आज के युग में आप देखेंगे प्रत्येक देश किसी न किसी महाशक्ति के साथ जुड़ा हुआ है। तो ये जो क्षेत्रीय संघर्ष है, ये क्षेत्रीय संघर्ष एक वैश्विक संघर्ष में तब्दील हो सकता है और एक नया जियोपॉलिटिकल विवाद उत्पन्न हो सकता है। तो ये कई सारी चुनौतियां हैं जो जियो इंजीनियरिंग के साथ जुड़ी हुई है, जिस पे हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। अब इन सारी तकनीकों के मद्देनज़र हमारे लिए ये जानना इंपॉर्टेंट हो जाता है कि भारत किस प्रकार से जलवायु परिवर्तन से निपटने पर बल देता है। तो भारत आप देखेंगे कार्बन डाइऑक्साइड को हटाने जैसी तकनीकों पर ज़्यादा ध्यान देता है। जैसे आप देखेंगे वनीकरण है, यानी भारत पेड़ लगाकर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को कम करने की कोशिश करता है। भारत जैव ऊर्जा का इस्तेमाल करता है ताकि प्रदूषण कम से कम हो। ऐसी ग्रीन टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल करता है जिसके माध्यम से पर्यावरण को कम से कम नुकसान हो। भारत जो है वो सोलर रेडिएशन मैनेजमेंट जैसी तकनीक को अपनाने से थोड़ा सा कतराता है, क्योंकि भारत में मॉनसून जो है वो हमारी अर्थव्यवस्था का नियामक है, हमारी अर्थव्यवस्था का नियंत्रक है। तो अगर मैंने आपको बताया है कि सोलर रेडिएशन मैनेजमेंट मॉनसून पर गंभीर प्रभाव डालती है, तो जाहिर सी बात है अगर मॉनसून में कोई भी गड़बड़ी होती है तो मॉनसून में कोई भी होने वाली गड़बड़ी हमारी पूरी अर्थव्यवस्था को ध्वस्त कर सकती है। ये कैसे हो सकता है, आप इस बात को समझिए। अगर मानसून गड़बड़ हुआ तो मानसून की वजह से हमारे देश में जो कृषि है उस पर बुरा असर पड़ेगा। कृषि पे बुरा असर पड़ने से हमारे यहाँ पे फसल खराब होंगे। फसल जब खराब होंगे तो हमारे यहाँ पे खाद्य संकट आएगा। खाद्य संकट आने से आप देखेंगे हम इस खाद्य की आपूर्ति को पूरा करने के लिए आयात करेंगे। जब हम आयात करेंगे तो आयात करने से हमारे विदेशी मुद्रा भंडार में कमी आएगी। विदेशी मुद्रा भंडार में जब कमी आएगी तो हम देखेंगे कि हमारे देश में जो क्रेडिट एजेंसीज़ हैं, विदेशी मुद्रा भंडार में कमी होने के बाद माफ़ कीजिएगा फिर रुपया कमज़ोर होगा। जब रुपया कमज़ोर होगा तो जो क्रेडिट एजेंसीज़ हैं वो हमारे देश की रेटिंग को ख़राब करेंगी। तो जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज़ हैं जब वो हमारे देश की रेटिंग को ख़राब करेंगी तो हमारे देश में एफडीआई का इन्फ्लो बहुत कम हो जाएगा। हमारे देश में एफडीआई का इन्फ्लो बहुत कम हो जाएगा तो आफ्टर ऑल आप देखेंगे हमारी जो अर्थव्यवस्था है उसमें विकास का जो पहिया है वो बहुत ज़्यादा धीमा हो जाएगा। तो ये पूरा का पूरा एक चेन रिएक्शन है जिसको आपको समझना पड़ेगा। तो केवल मॉनसून में गड़बड़ी की वजह से हमारी पूरी अर्थव्यवस्था ठप पड़ सकती है। इसलिए भारत जो है वो सोलर रेडिएशन मैनेजमेंट जैसी तकनीक को अपनाने से कतराता है। इसके साथ साथ भारत ने अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर इस बात की अपील की है, इस बात की वकालत की है कि जियो इंजीनियरिंग को आखिरी विकल्प के रूप में देखा जाए और इससे हम जितना हो सके उत्सर्जन कम करने की कोशिश करें, हम जितना हो सके अनुकूलन के उपायों को अपनाने की कोशिश करें। ठीक है, तो दोस्तों इस पूरी चर्चा का निष्कर्ष ये निकलता है कि जियो इंजीनियरिंग जो है वो जलवायु परिवर्तन से निपटने का एक आपातकालीन उपकरण ज़रूर हो सकता है, लेकिन इसे प्राथमिक समाधान हम नहीं मान सकते। अगर हमें दीर्घकालिक रूप से उत्सर्जन घटाना है तो हमें अनुकूलन पे बल देना पड़ेगा, हमें जो है ग्रीन टेक्नोलॉजीज़ अपनानी ही पड़ेगी। ठीक है, और यही सबसे कारगर रणनीति है। तो जियो इंजीनियरिंग का उपयोग तभी होना चाहिए जब हम इस पूरे मामले पर एक वैश्विक सहयोग डेवलप कर सकें, एक रेगुलेशन बना सके और इस पूरे मामले पर जब हम पर्याप्त वैज्ञानिक अनुसंधान कर सके कि कौन सी तकनीक का कितना फ़ायदा है, कितना नुकसान है ना। तो जब हम इन सारी बातों पे एक कंसेंसस बना लेंगे तब जाके हम जियो इंजीनियरिंग जैसी तकनीक का इस्तेमाल कर सकते हैं और पृथ्वी के वातावरण में छेड़छाड़ कर सकते हैं। तो इस पूरी चर्चा के आधार पर दोस्तों आप इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं कि जलवायु परिवर्तन से निपटने के पारंपरिक उपायों की तुलना में जियो इंजीनियरिंग कितनी कारगर सिद्ध हो सकती है, भारत के दृष्टिकोण से विवेचना कीजिए। ठीक है, इस प्रश्न का उत्तर लिखकर आप मेरे यूपीएससी आंसर राइटिंग वाले ग्रुप में पोस्ट कर सकते हैं। और साथ ही साथ दोस्तों अगर आपको इस सेशन का PDF चाहिए तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन करें, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जाने से पहले आप सबसे गुजारिश ये है कि अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो दोस्तों इसको लाइक ज़रूर करें। आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अगर आपके दोस्त हैं जो आपकी तरह ही जीएस की तैयारी करते हैं, करंट अफेयर्स की तैयारी करते हैं, तो आप उनको ये चैनल ज़रूर शेयर करें ताकि आपकी तरह उनको भी फ़ायदा हो सके। मिलता हूँ आपसे बहुत जल्दी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर